बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मज़े से होंगे। आज हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर हुए हैं। आपको पता है कि हम चैप्टर 8 9 क्लास बायोलॉजी का पढ़ रहे थे और उसमें हमने ह्यूमन डाइजेशन को जो है वो पढ़ना स्टार्ट किया था। और इससे पहले, इस लेक्चर से पहले हम ह्यूमन डाइजेशन का इंट्रोडक्शन कर चुके हैं और उसके बाद हम जो है वो एलिमेंट्री कैनाल के बारे में भी पढ़ चुके हैं। फिर हमने ओरल कैविटी के बारे में पढ़ा और फिर हमने फेरिंक्स और ईसोफेगस के बारे में पढ़ा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टमक, यानी इंसानी मैदा। इंसानी मैदा जो है वो 3 तरह के काम कर रहा होता है। एक तो इंसानी मैदे में डाइजेशन हो रही होती है, यानी खाने को हज़म किया जा रहा होता है। उसके अलावा चर्निंग का एक प्रोसेस होता है और मेल्टिंग का प्रोसेस होता है। आज हम इसका जो डाइजेशन वाला पोर्शन है वो पढ़ेंगे और नेक्स्ट पोर्शन जो है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो आए बेटा स्टार्ट करते हैं इसको कि ये डाइजेशन जो है वो स्टमक किस तरह करता है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि स्टमक, ये एक शॉर्ट सी सिंपल सी डेफिनेशन है स्टमक की, ये आपने याद करनी है, ठीक है। स्टमक जो है ये क्या है, एक डायलेटेड पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। स्टमक इज़ अ डायलेटेड पार्ट इन एलिमेंट्री कैनाल। अच्छा, डायलेटेड का मतलब क्या होता है? डायलेटेड का मतलब होता है खुला सा। हमने जब स्टार्ट में एलिमेंट्री कैनाल को स्टार्ट किया था तो उस वक्त हमने बात की थी कि एलिमेंट्री कैनाल जो होती है ये एक ट्यूब की तरह होती है, ये एक नैरो या एक तंग जो है वो नाली है। लेकिन इसमें ये सिर्फ हमारा मैदा यानी स्टमक जो है वो एक खुला हिस्सा है, बाकी सारी जो है वो ट्यूब तंग सी शक्ल में मौजूद होती है। तो स्टमक क्या है? ये डायलेटेड पार्ट है, यानी खुला हिस्सा होता है हमारी एलिमेंट्री कैनाल का। इसके बाद है स्टमक की शेप और लोकेशन, कि स्टमक जो है वो दिखने में कैसा है और ये हमारी बॉडी के अंदर मौजूद किस जगह पे होता है। अगर शेप देखें स्टमक की तो स्टमक की शेप होती है जे शेप, यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स जो हैं उनमें जो जे है बिल्कुल उसकी तरह की इसकी शेप होती है। और लोकेशन इसकी क्या है? स्टमक इज़ लोकेटेड इन दी लेफ्ट ऑफ एब्डोमेन जस्ट बीनीथ द डायफ्राम। इस जगह पे हमारा डायफ्राम होता है, ठीक है, ये हमारी पसलियों के नीचे। और हमारे पेट की जो बाईं जानिब है यानी लेफ़्ट साइड जो है, इस जगह पे, जिस जगह पे मैंने हाथ रखा हुआ है, इस जगह पे स्टमक जो है वो मौजूद होता है, ठीक है। तो स्टमक कहाँ पे मौजूद है? स्टमक हमारे पेट में बाईं जानिब या लेफ़्ट साइड पर मौजूद होता है और डायफ्राम के बिल्कुल नीचे होता है। इसके बाद है पोर्शंस ऑफ स्टमक। स्टमक के पोर्शंस कितने हैं, यानी कितने हिस्से हैं स्टमक के? स्टमक के होते हैं 2 पोर्शंस, वो आपको डायग्राम में भी मैंने शो करवाए हैं। एक होता है कार्डियक पोर्शन और दूसरा होता है पाइलोरिक पोर्शन। और ये कार्डियक पोर्शन किस जगह पे मौजूद है और पाइलोरिक पोर्शन किस जगह पे मौजूद है, आइए हम देखते हैं। कार्डियक पोर्शन जो है, कार्डियक पोर्शन जो है ये मौजूद होता है आफ्टर द ईसोफेगस, जहाँ पर हमारी फूड पाइप यानी ईसोफेगस ख़त्म हो रही होती है, वहाँ पर जो स्टमक का हिस्सा होता है उसको हम कार्डियक पोर्शन ऑफ स्टमक कहते हैं। और ये हार्ट के बिल्कुल करीब होता है, इसलिए इसको कार्डियक का नाम दिया गया है। द कार्डियक पोर्शन इज प्रेजेंट आफ्टर द ईसोफेगस, ये ईसोफेगस के बाद मौजूद होता है। एंड नियर द हार्ट, और दिल के करीब होता है, इसलिए इसको कार्डियक पोर्शन का नाम दिया जाता है। और दूसरा पोर्शन है पाइलोरिक पोर्शन। पाइलोरिक पोर्शन कहाँ पे मौजूद होता है? द पाइलोरिक पोर्शन इज प्रेजेंट बीनीथ द कार्डियक पोर्शन एंड बिफोर स्मॉल इंटेस्टाइन यानी ड्यूडिनम। पाइलोरिक पोर्शन जो है ये कार्डियक पोर्शन से नीचे मौजूद होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है ड्यूडिनम उससे पहले मौजूद होता है। वो यहाँ पे आपको डायग्राम में भी दिखाया गया है कि ये वाला हिस्सा जो है ये पाइलोरिक पोर्शन है और ये आगे स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट ड्यूडिनम है, तो ये इससे पहले मौजूद है। तो ऊपर था कार्डियक पोर्शन और कार्डियक पोर्शन के नीचे क्या मौजूद है? पाइलोरिक पोर्शन। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंस आ सकता है इन दोनों में, डिफरेंशिएट बिटवीन कार्डियक पोर्शन एंड पाइलोरिक पोर्शन। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो है स्फिंक्टर्स। स्फिंक्टर्स क्या चीज़ होते हैं? स्फिंक्टर जो है ये ओपनिंग्स होती हैं जिनको रिंग मसल्स ने घेरा हुआ होता है। The sphincters are the openings guarded by ring muscles। ऐसी ओपनिंग्स, ऐसे सुराख जिनको रिंग मसल्स ने घेरा हुआ होता है, उनको स्फिंक्टर्स का नाम दिया जाता है।
आगे है टाइप्स ऑफ स्फिंक्टर्स, यानी स्फिंक्टर्स की इकसाम कितनी है। जिस तरह जो स्टमक के पोर्शन थे उनकी दो टाइप्स थी, उनकी दो इकसाम थी, इसी तरह जो स्फिंक्टर्स हैं इनकी भी दो टाइप्स होती हैं, दो जो हैं वो इकसाम होती हैं। पहली जो टाइप है वो है कार्डियक स्फिंक्टर, और ये कार्डियक स्फिंक्टर आपको ऊपर दिखाया जा रहा है, ये भी क्योंकि कार्डियक पोर्शन में और हार्ट के करीब होता है इसलिए इसको कार्डियक स्फिंक्टर का नाम दिया जाता है। और दूसरा होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है ये कार्डियक स्फिंक्टर के बाद आता है और जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन के करीब मौजूद होता है। तो पहले हम देखते हैं कि कार्डियक स्फिंक्टर क्या चीज़ है। द कार्डियक स्फिंक्टर इज प्रेजेंट बिटवीन ईसोफेगस एंड स्टमक। कार्डियक स्फिंक्टर जो होता है ये ईसोफेगस और स्टमक के दरमियान में मौजूद होता है, और क्योंकि ये कार्डियक साइड पे होता है, हार्ट वाली साइड पे होता है, इसलिए इसको कार्डियक स्फिंक्टर का नाम दिया जाता है। इसके बाद है कार्डियक स्फिंक्टर का फंक्शन, इसका काम क्या है, क्या मकसद है इसका, इसको यहाँ पे रिंग मसल्स को लगाने का। फंक्शन में क्या है, द बोलस एंटर स्टमक थ्रू कार्डियक स्फिंक्टर। जिस वक्त ऊपर से यहाँ से ईसोफेगस से बोलस ने स्टमक के अंदर एंटर होना है तो वो इसी कार्डियक स्फिंक्टर के ज़रिए गुजर कर, यानी इसके अंदर से गुजर कर जो है वो स्टमक के अंदर उसने एंटर होना होता है। तो कार्डियक स्फिंक्टर का फर्स्ट फंक्शन क्या था कि बोलस जो है वो ईसोफेगस से आते हुए जब स्टमक के अंदर एंटर हो रहा होता है तो कार्डियक स्फिंक्टर में से गुजर कर दाखिल होता है। उसके बाद है इसका दूसरा फंक्शन, इट प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ फूड कंटेंट्स एंड गैस्ट्रिक जूस टू ईसोफेगस यानी फूड पाइप। अब देखिए जिस वक्त हम खाना खा लेते हैं तो खाना खाने के बाद हमारे स्टमक के अंदर जब खाना पहुंचता है तो उस वक्त स्टमक के अंदर एक जो है वो सेक्रीशन खारिज होती है, एक जूस खारिज होता है जिसको गैस्ट्रिक जूस कहा जाता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। उस गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो है वो एंजाइम भी मौजूद होते हैं, और उस गैस्ट्रिक जूस के अंदर HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है वो भी मौजूद होता है। तो ये जो हमारे खाने के साथ वो गैस्ट्रिक जूस मिक्स हो जाता है, तो अगर ये कार्डियक स्फिंक्टर ना लगा हुआ होता तो जब हम खाना खाने के बाद लेटते या अगर हम उल्टे होते तो उस वक्त क्या होता है कि वो गैस्ट्रिक जूस जो है जो खुराक के साथ मिक्स हो चुका है उसका बैक फ्लो होता है और हमारी फूड पाइप में आता है, जिसकी वजह से हमें सीने में जलन होती। कुछ लोगों का कार्डियक स्फिंक्टर जो है वो थोड़ा बहुत लूज़ हो चुका होता है जिसकी वजह से उनका ये जो है गैस्ट्रिक जूस वगैरह और ख़ुराक वगैरह ये बैक फ्लो इसका हो रहा होता है हमारे फूड पाइप के अंदर, ईसोफेगस के अंदर, जिसकी वजह से उनको सीने में जलन भी महसूस होती है। तो ये हो गया दूसरा फंक्शन के इसने गैस्ट्रिक जूस और फूड कंटेंट्स को बैक फ्लो होने से रोकना है। उसके बाद दूसरा है पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर किस किस चीज़ के दरमियान में मौजूद होता है? पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है ये हमारे स्टमक और हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट होता है जिसको ड्यूडिनम कहा जाता है उनके दरमियान में मौजूद होता है, ठीक है। और ये इस जगह पे डायग्राम में शो भी करवाया गया है। और इसका फंक्शन क्या है? इट अलाउ द ग्रेजुअल फ्लो ऑफ काइम। अब जब खुराक हमारे स्टमक के अंदर आ जाती है और स्टमक के अंदर उसकी डाइजेशन हो जाती है तो वो अब बोलस नहीं रहती बल्कि वो एक सूप लाइक स्ट्रक्चर सा बन जाता है उसका, उसको हम काइम कहते हैं। तो उस काइम को थोड़ा थोड़ा करके इसने स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फर्दर डाइजेशन के लिए भेजना होता है। तो अगर तो ये पाइलोरिक स्फिंक्टर मौजूद ना होता तो उसकी वजह से क्या हो सकता था कि एकदम से सारा खाना जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता और उसकी जो डाइजेशन, प्रोटीन्स की डाइजेशन होनी थी स्टमक के अंदर वो हो ही ना सकती, और जब वो सारा आगे चला जाता तो उसकी डाइजेशन जो है वो इनकम्प्लीट रह जाती। तो इसलिए पाइलोरिक स्फिंक्टर का यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। तो ये कार्डियक स्फिंक्टर और पाइलोरिक स्फिंक्टर इन दोनों का शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है और इनमें से MCQs भी बन सकते हैं। इसके बाद है गैस्ट्रिक ग्लैंड और गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या चीज़ है और गैस्ट्रिक जूस क्या चीज़ है? व्हेन फूड एंटर स्टमक, जब जो हम खाना खा रहे हैं जो बोलस की शक्ल में नीचे जा रहा है वो हमारे स्टमक के अंदर, हमारे मैदे के अंदर एंटर होता है, तो मैदे की वॉल्स के अंदर, ये जो वॉल्स मैंने बनाई हैं इन वॉल्स के अंदर जो है वो कुछ खास किस्म के ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जिनको गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का नाम दिया जाता है। व्हेन फूड एंटर स्टमक देयर आर सम ग्लैंड्स कॉल्ड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स फाउंड इन द वॉल्स ऑफ स्टमक। जब खुराक जो है वो दाखिल हुई मैदे के अंदर तो वहाँ पर
मैदे की दीवारों में, मैदे की वॉल्स के अंदर ख़ास किस्म के ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जिनको गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहा जाता है। When food touch the wall of stomach, जब वो खुराक जो अभी अभी दाखिल हुई है स्टमक के अंदर, वो स्टमक की वॉल्स के साथ, इंटरनल वॉल्स के साथ टच करती है, उनके साथ जो है वो लगती है, तो वो क्या करती है, वो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो इन वॉल्स के अंदर मौजूद होते हैं उनको स्टिमुलेट कर देती है, जिसकी वजह से एक सेक्रीशन, एक जूस खारिज होता है जिसको गैस्ट्रिक जूस का नाम दिया जाता है। जब खुराक जो है वो टच हुई मैदे की दीवारों के साथ, तो उसने क्या किया, उसने स्टिमुलेट कर दिया मैदे की दीवारों में मौजूद गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को, और उन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ने क्या खारिज कर दिया, गैस्ट्रिक जूस जो है वो खारिज कर दिया। द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर स्टिमुलेटेड टू रिलीज गैस्ट्रिक जूस। अब इसके बाद जो अगली चीज़ हमने पढ़नी है वो है कि ये जो गैस्ट्रिक जूस है ये बना किस किस चीज़ से होता है, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं इसके। तो कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस में क्या है, द गैस्ट्रिक जूस इज चीफली कंपोज्ड ऑफ, मेनली ये किस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ होता है। सबसे पहली चीज़ जो होती है इसके अंदर वो होती है म्यूकस। म्यूकस जो है ये तीन चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती है, एक इसके अंदर वाटर होता है, दूसरा म्यूकिन होती है, और कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स भी इस म्यूकस के अंदर मौजूद होती हैं। फंक्शन क्या होगा म्यूकस का, अब देखें सबसे पहले जो गैस्ट्रिक जूस के कंपोनेंट्स में से जो चीज़ रिलीज होती है ना, वो म्यूकस ही होती है। इसके खारिज करने का, इसके रिलीज करने का एक मकसद है। वो मकसद क्या है, वो ये है कि म्यूकस जब रिलीज होती है तो ये लाइंड कर देती है या कवर्ड कर देती है इंटरनल वॉल्स ऑफ स्टमक को, मैदे की अंदरूनी दीवारों को ये अंदर से कवर कर देती है, एक लेप सा बना देती है, उसके ऊपर एक शील्ड सी बना देती है। उस शील्ड बनाने का मकसद क्या होता है कि म्यूकस के बाद जो गैस्ट्रिक जूस के बाकी दो कंपोनेंट्स यानी HCl और पेप्सिनोजिन या पेप्सिन वगैरह रिलीज होने हैं, तो वो मैदे की वॉल्स को नुकसान ना पहुंचाएं। ठीक है, द म्यूकस लाइंड और कवर्ड द इंटरनल वॉल्स ऑफ स्टमक। म्यूकस क्या करेगी, ये लाइन कर देगी या कवर कर देगी अंदरूनी दीवारों को स्टमक की, ताकि टू प्रिवेंट दैम फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ HCl एंड पेप्सिन, ताकि वो मैदे की अंदरूनी दीवारें, स्टमक की इंटरनल वॉल जो हैं वो HCl और पेप्सिन के एडवर्स इफेक्ट से बच जाएं। अगर ये रिलीज नहीं होगी और ये कवर नहीं करेगी तो इससे क्या होगा, आपको पता है कि HCl जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और पेप्सिन जो है वो एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है। तो हमारा जो स्टमक है वो खुद प्रोटीन से बना हुआ है, तो ये पेप्सिन ने क्या करना था, अगर म्यूकस वहाँ पे मौजूद ना होती तो इस पेप्सिन ने स्टमक की वॉल्स को ही डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देना था, और HCl से वैसे ही बर्निंग होना शुरू हो जानी थी उन इंटरनल वॉल्स की। तो ये इतना बड़ा मकसद जो है वो अल्लाह ताला ने इस म्यूकस का रखा है कि इसके पीछे देखें कितनी बड़ी हिकमत है। तो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा कंपोनेंट जो है वो है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपने केमिस्ट्री के अंदर बारहा इसको पढ़ा होगा कि HCl क्या चीज़ होती है। हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिलने से ये एक एसिड बनता है, और ये नेचुरली तौर पर, कुदरती तौर पर हमारी बॉडी के अंदर हमारा स्टमक भी रिलीज़ कर रहा होता है। तो इसका फंक्शन क्या होगा, अब देखें जो एसिड्स होते हैं ना वो किसी भी लाइफ को ख़त्म कर सकते हैं। तो ये एसिड सबसे पहला फंक्शन ये करेगा कि हमारी खुराक के अंदर अगर कोई जर्म्स वगैरह, कोई बैक्टीरिया वगैरह मौजूद है, तो जब खुराक स्टमक के अंदर जाएगी और उस खुराक के साथ इंटरेक्शन होगा HCl का, तो वो HCl क्या करेगा, उन तमाम जो होंगे जर्म्स वगैरह या माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया वगैरह उनको किल कर देगा और हमारी खुराक को जरासीमों से पाक कर देगा। इट किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया प्रेजेंट इन फूड। HCl क्या करेगा, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करेगा जो हमारी खुराक के अंदर मौजूद होंगे। और दूसरा काम ये क्या करता है, दूसरा इसका बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो ये है कि इट प्रोवाइड्स एसिडिक मीडिया यानी इन्वायरमेंट टू कन्वर्ट पेप्सिनोजिन इनएक्टिव एंजाइम इनटू इट्स एक्टिव फॉर्म कॉल्ड पेप्सिन। कि ये क्या करेगा कि जो तीसरा कंपोनेंट है, वो तीसरा कंपोनेंट जो हमारे गैस्ट्रिक जूस का है वो है पेप्सिनोजिन। पेप्सिनोजिन जो है ना, ये असल में ये एक इनएक्टिव एंजाइम है, यानी ऐसा एंजाइम है जो कोई फंक्शन नहीं कर सकता। ठीक है, इसने अपना वो जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग फंक्शन है वो परफॉर्म नहीं करना जब तक कि ये अपनी एक्टिव फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट ना हो जाए। तो इस पेप्सिनोजिन को अपनी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए ना आपने इर्द गिर्द
एक एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए होता है, एक जो है वो एसिडिक मीडिया चाहिए होता है, तो वो मीडिया HCl जो है वो दे रहा होता है। देखें है तो ये खतरनाक चीज़ HCl, लेकिन यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है कि ये जो है वो हमें हमारे अंदर जो पेप्सिनोजिन रिलीज होता है उस पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में कन्वर्ट करने का काम करता है ताकि प्रोटीन्स को डाइजेस्ट किया जा सके। लास्ट जो कंपोनेंट है वो है पेप्सिनोजिन। पेप्सिनोजिन क्या होता है? ये एक इनएक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है। The pepsinogen convert in its active form pepsin in the presence of HCl। पिछले कंपोनेंट में हम ये बात पढ़ चुके हैं कि हमारे गैस्ट्रिक जूस में ये जो पेप्सिनोजिन है वो रिलीज होता है, लेकिन ये खुद क्या होता है? इनएक्टिव होता है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। अगर ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करना चाहता है तो इसको HCl की प्रेजेंस में अपनी एक्टिव फॉर्म यानी पेप्सिन में कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो जब ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर पेप्सिन का फंक्शन क्या होता है? पेप्सिन काम क्या करता है? फंक्शन ऑफ पेप्सिन क्या है? पेप्सिन इज एन एक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। ये पेप्सिनोजिन की ही कन्वर्टेड फॉर्म है, ठीक है। और ये क्या है? वो तो इनएक्टिव था पेप्सिनोजिन, लेकिन ये क्या है? ये एक्टिव फॉर्म होती है इस प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम की। और इसने करना क्या होता है कि हमारी खुराक के अंदर, हमारी बाइट के अंदर, बोलस के अंदर जो भी प्रोटीन्स मौजूद होंगी उनकी इसने क्या कर देनी है? ब्रेक डाउन कर देनी है, उनको तोड़ देना है और तोड़ के उसके कंपोनेंट्स में जो है वो कन्वर्ट करना है। पेप्सिन ब्रेक द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इनटू, और जब प्रोटीन्स टूटती हैं तो वो किस चीज़ में टूटती हैं? वो दो चीज़ों में टूट सकती हैं, या तो वो पॉलीपेप्टाइड चेन्स में टूटेंगी या फिर शॉर्टर पेप्टाइड यानी उससे भी छोटी पेप्टाइड चेन्स के अंदर टूट जाएंगी। और ये पेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड जो हैं ये इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि नेक्स्ट जब स्मॉल इंटेस्टाइन यानी ड्यूडिनम के अंदर हम जाएं तो वहाँ पे जो पैंक्रियाटिक जूस रिलीज होता है उसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है ट्रिप्सिन। वो डायरेक्ट बड़े प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स के ऊपर एक्शन नहीं कर सकता, अटैक नहीं कर सकता, तो उसके लिए सबस्ट्रेट होते हैं पॉलीपेप्टाइड्स और शॉर्टर पेप्टाइड चेन्स। तो पेप्सिन क्या करता है? उस एंजाइम की मदद करने के लिए बड़े प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है ताकि नेक्स्ट आने वाला एंजाइम उसको ईजिली उसके ऊपर अटैक करके उसको डाइजेस्ट कर सके। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं पूरे लेक्चर को। आज हमने पढ़ा स्टमक को, स्टमक में हमने डाइजेशन वाला पोर्शन पढ़ा। हमने कहा कि स्टमक जो है वो एक डायलेटेड पार्ट है, खुला हिस्सा होता है एलिमेंट्री कैनाल का, और इसकी शेप जो है वो जे इंग्लिश अल्फ़ाबेट की तरह की होती है। और ये हमारे जो पेट है उसमें बाईं जानब डायाफ्राम के नीचे मौजूद होता है। उसके बाद हमने पोर्शंस ऑफ स्टमक पढ़े, दो पोर्शन थे। कार्डियक पोर्शन था, ऊपर वाला पोर्शन जो हार्ट के बिल्कुल करीब और इसोफेगस के बाद मौजूद होता है उसको जो है वो कार्डियक पोर्शन कहा जाता है। दूसरा था पाइलोरिक पोर्शन। पाइलोरिक पोर्शन जो है ये कार्डियक पोर्शन से नीचे मौजूद होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट ड्यूडिनम से पहले मौजूद होता है। उसके बाद हमने स्फिंक्टर्स पढ़े कि स्फिंक्टर्स ऐसी ओपनिंग्स होती हैं जिनको रिंग मसल्स ने घेरा हुआ होता है। उसके बाद हमने कहा कि दो टाइप्स के स्फिंक्टर्स होते हैं, एक होते हैं कार्डियक स्फिंक्टर, दूसरे होते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर जो हैं ये इसोफेगस और स्टमक के दरमियान में मौजूद होते हैं और इनका फंक्शन ये होता है कि एक तो बोलस ने इसोफेगस से आते हुए इनमें से गुजर कर स्टमक के अंदर एंटर होना है, और दूसरा जब खुराक जो है वो गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स हो जाती है तो उसके बैक फ्लो यानी वापस जाने से उसको रोकना है कि वो वापस जो है वो इसोफेगस के अंदर ना चली जाए। उसके बाद पाइलोरिक स्फिंक्टर जो था, ये पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है वो स्टमक और ड्यूडिनम यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट था उसके दरमियान में मौजूद होता है। और इसका फंक्शन ये होता है कि इसने थोड़ा थोड़ा करके काइम को, बोलस की कन्वर्टेड फॉर्म जो होती है वो काइम होती है, उसको जो है वो आगे स्मॉल इंटेस्टाइन यानी ड्यूडिनम के अंदर भेजना होता है। उसके बाद हमने गैस्ट्रिक ग्लैंड और गैस्ट्रिक जूस के बारे में पढ़ा। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या होते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स असल में ख़ास किस्म के ग्लैंड्स होते हैं जो हमारी जो स्टमक की इंटरनल वॉल्स होती हैं उनके अंदर मौजूद होते हैं। जब खुराक उन वॉल्स के साथ टच करती है तो ये स्टिमुलेट हो जाते हैं और गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ करते हैं। इसके बाद हमने जो है वो कंपोजिशन पढ़ी गैस्ट्रिक जूस की कि गैस्ट्रिक जूस किस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ होता है। गैस्ट्रिक जूस तीन चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। एक होती है म्यूकस, दूसरी उसके अंदर जो है वो HCl होता है, और तीसरा इसके अंदर पेप्सिनोजिन होता है। म्यूकस का काम ये होता है कि उसने स्टमक की वॉल को अंदर से कवर कर देना है, लाइन कर देना है ताकि HCl और पेप्सिन उसको नुकसान ना पहुंचा सकें। और जो HCl था दूसरा कंपोनेंट, इसका फंक्शन एक तो ये था कि इसने अगर खुराक के अंदर कोई जर्म्स वगैरह मौजूद हैं तो उनको किल करके खुराक को जर्म से पाक करना है, और दूसरा जो पेप्सिनोजिन एंजाइम है जो कि इनएक्टिव होता है उसको उसकी एक्टिव फॉर्म यानी पेप्सिन में कन्वर्ट करना है।
और लास्ट पे हमने पेप्सिनोजिन जो कि इनएक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है उसके बारे में पढ़ा कि ये जो है ना अपने फंक्शन को प्रॉपरली करने के लिए पहले अपने जो होता है एक्टिव फॉर्म होती है पेप्सिन, उसमें कन्वर्ट होता है HCl की मौजूदगी में। अगर HCl मौजूद नहीं होगा तो ये पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं हो सकेगा और अपना काम नहीं कर सकेगा। उसके बाद हमने फंक्शन पढ़ा पेप्सिन का। पेप्सिन जो है ये एक एक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है और इसने प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स को छोटे पॉलीपेप्टाइड चेन्स या फिर जो है वो शॉर्टर पेप्टाइड चेन्स के अंदर कन्वर्ट करना होता है प्रोटीन्स को तोड़ के। तो ये था बच्चों आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा। अगर लेक्चर के बारे में किसी भी किस्म का आपका कोई क्वेश्चन हो जो आपको समझ ना आया हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।